हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवर्तितता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में अरेंज करके एक आवर्त सारणी बनाई गई और हमने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो तत्वों के गुणों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन ही आवर्तितता कहलाता है। तो आज हम आवर्तितता पर बात करेंगे। आवर्तितता मीन्स गुणों या तत्वों की गुणों में क्रमिक परिवर्तन। तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन आवर्तितता कहलाता है। आवर्तितता के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख बातों का स्टडी करते हैं। पहला है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। चौथा होता है विद्युत ऋणात्मकता मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पांचवा होता है मेटेलिक कैरेक्टर्स, धात्विक गुण। फिर होता है वैलेंसी मीन्स संयोजकता, वैलेंसी। इन सब में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं ये चार होते हैं और इसलिए इन चारों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को परिभाषित करने के लिए हम अपने दिमाग पर वृत्त की त्रिज्या या सर्कल की रेडियस का डेफिनेशन याद करेंगे। सर्कल सेंटर होता है और ये इसका परिधि कहलाता है। ये केंद्र और ये क्या है, परिधि। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यदि हम परमाणु को वृत्त की तरह अगर समझें तो परमाणु में भी क्या होता है, नाभिक होता है और इस पर क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम परिभाषा दें, इसकी नाभिक से अंतिम कक्ष की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु की त्रिज्या कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई, किसी परमाणु की नाभिक से अंतिम कक्ष की दूरी, अंतिम कक्ष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टर्स देखेंगे
फैक्टर्स मीन्स कारक जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पहला होता है नाभिकीय आवेश, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा होता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। अब हम कुछ बातों को रिमाइंड कर लें जिससे हमको ये कारकों को समझना आसान हो जाएगा। चूँकि हम परमाणु में जानते हैं कि एक नाभिक होता है, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं और बाह्य कक्ष को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और नाभिक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। जितना ज़्यादा ये खींचेगा बल, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ये सिमटते जाएगा, अंदर सिकुड़ते जाएगा और परमाणु त्रिज्या कम होगी। तो इस आधार पर देखें हम नाभिकीय आवेश मीन्स नाभिक बनता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होती, और इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अपने कक्ष पर बने रहते हैं। यदि हम नाभिकीय आवेश बढ़ाएंगे मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाएंगे तो नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से अंतिम कक्ष पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि अगर हम न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम NC लिखें, न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियाई को AR लिख रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगी, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को कम करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बढ़ जाएगा। अब इस आधार पर हम देखें, जैसे कि मान लो हम लिथियम की बात करते हैं और बेरिलियम की बात करते हैं, तो लिथियम इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 4, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 होता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, अच्छा इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये 3 प्रोटॉन से बना हुआ है। मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इस कक्ष में होगा। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन हैं, इसके भी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चूँकि न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम का ज़्यादा है, इसलिए बेरिलियम का नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को लिथियम की तुलना में ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा और इसलिए बेरिलियम की जो त्रिज्या है वो छोटी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि लिथियम की क्या हो जाएगी, बेरिलियम। एटॉमिक रेडियाई से का रिलेशन है, एटॉमिक रेडियाई का रिलेशन है। दूसरा, हम कक्षों की संख्या की बात करें तो आप देखते हैं कि यद्यपि हम बात करते हैं, जैसे मान लो लिथियम के बाद हम सोडियम की बात करें, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर 2 8 1 मिलता है। इसका मतलब इसकी नाभिक पर यद्यपि
11 प्रोटॉन हैं और यहाँ पर कक्ष क्या हो रही है, 3 है। कक्ष क्या है, 3 है। और कक्ष यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। तो साफ जाहिर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बढ़ रही है, चूँकि कक्ष की त्रिज्या बढ़ने से या कक्ष की संख्या बढ़ने से नाभिक और बाह्यतम कक्ष की दूरी बढ़ जाती है। फलस्वरूप इन पर लगने वाला आकर्षण बल का मान कम हो जाता है और परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। तो हमारे पास क्या आया, यदि नंबर ऑफ सेल की बात करें, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ, अगर इसके अपोजिट देखें, नंबर ऑफ सेल घटता है तो एटॉमिक रेडियाई भी घट जाता है। अब हम इनका देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड में पाएंगे हम पीरियोडिक ट्रेंड। पहला देखेंगे इन पीरियड। पीरियड मीन्स आवर्त। आवर्त का संबंध बाएं से दाएं है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं। चूंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान लगातार बढ़ता है। हम चाहें तो इसको फिर से कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिथियम और बेरिलियम को लिए ही हैं, हम चाहें तो यहाँ पर बोरोन और ले सकते हैं। ये 5 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3, यहाँ भी देखो यहाँ 5 प्रोटॉन हैं, यहाँ भी 2 कक्ष है। तो कक्षों की संख्या यद्यपि समान है और नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इसलिए नाभिक के द्वारा अंतिम कक्ष पर लगने वाला आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रही है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, कम हो जाता है। यहाँ पर यदि हमको बोले हम सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की अगर बात करें हम, तब चूंकि से सेम पीरियड के मेंबर हैं, यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में कक्षों की संख्या समान होती है और नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इनकी आकार भी कम होते जाएगा। मीन्स इस पीरियड में लिथियम क्या होगी, सबसे बड़ा होगा एटॉमिक रेडियाई। इसके बाद हम देखें तो सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन होगा। इन सब में फ्लोरीन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या और लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगा। इससे हमने क्या जाना कि हर पीरियड का जो एक्सट्रीमली लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होता है उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। जैसे जैसे हम राइट हैंड की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियाई का मान छोटा होते जाता है। दूसरा देखते हैं हम इन ग्रुप। इन ग्रुप में अगर देखें, ग्रुप मीन्स है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने देखा था लिथियम और सोडियम का टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई का मान बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई का मान बढ़ता है। अब हम इनकी कारण देखेंगे, कारण को समझते हैं क्या होती है। क्यों बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। यहाँ से देखें ये हो जाएगा कारण बाएं से दाएं आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
नाभिकीय आवेश में लगातार वृद्धि होती है। लगातार वृद्धि होने के कारण नाभिक के द्वारा अंतिम कक्ष पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ते जाता है और चूंकि इलेक्ट्रॉन सेम कक्ष में भरता है, अतः यह फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। अब हम इसका कारण देखेंगे ग्रुप का। ग्रुप में क्या होगी, पीरियाडिक टेबल के किसी ग्रुप मीन्स समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश यद्यपि नाभिकीय आवेश बढ़ती है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परंतु कक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक द्वारा बाह्य कक्ष पर लगने वाला आकर्षण बल कम होने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्वेश्चन के रूप में देखें हम किसी ग्रुप में, जैसे मान लो देखो फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात करें हम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको कि चूंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होती है, इनकी बढ़ती है, इसलिए सबसे बड़ा आकार फ्रांसियम का होगा, उससे छोटा सीजियम, उससे छोटा रुबिडियम, उससे छोटा पोटेशियम, उससे छोटा सोडियम, उससे छोटा लिथियम होता है और ये इनकी परमाणु त्रिज्या की आकार होती है। ये हो गई हमारा परमाणु त्रिज्या का पीरियाडिक ट्रेंड। अब हम देखने जा रहे हैं वान डेर वाल्स एवं सहसंयोजक त्रिज्या। वान डेर वाल्स एवं सहसंयोजक त्रिज्या देखने जा रहे हैं। वान डेर वाल्स त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या। यहाँ आपकी हमको समझना है दो ये है, चूंकि परमाणुओं की आकार बहुत छोटी होती है और इसलिए उनकी परमाणु त्रिज्या को इंडिविजुअली मापना संभव नहीं है। अर्थात हम किसी परमाणु की त्रिज्या को प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। इसलिए इसको ज्ञात करने के लिए हमको
अप्रत्यक्ष विधि की सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पर दो तरह की त्रिज्या पैदा होती है, एक वान डेर वाल्स त्रिज्या और एक सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी बात, चूंकि हम जानते हैं परमाणु क्रियाशील होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, वो क्या करता है, अपने ही तत्व के दूसरे परमाणु से या फिर दूसरे तत्व के परमाणु से रासायनिक संयोग कर लेता है और अणु बना करके वो स्थायी हो जाता है। इसका मतलब प्रकृति में परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं है, वो है तो क्या है, अणु के रूप में है। तो अणुओं से संबंधित या अणुओं का उपयोग करते हुए हम उनकी त्रिज्या कैसे निकालें, यहाँ पर बात आती है। तो देखो यहाँ पर वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, इसके लिए हम कल्पना करते हैं। मान लो हमारे पास A2 अणु की बात करते हैं। A परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाया है, A2 अणु बनाया है। और यदि मैं A2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाता हूँ, A2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाता हूँ, देखो ये क्या हुआ, एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर हम दूसरा मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ एक नाभिक, यहाँ एक नाभिक, ये A और A है। तो ये दो क्या हैं, दो डिफरेंट अणु हैं। तो डिफरेंट अणुओं के निकटतम परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, देखो इस अणु का परमाणु, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के निकटतम हैं और इनकी नाभिक के बीच की दूरी को अगर हम d मानते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कहता है d=2 हो जाता है। एटॉमिक रेडियाई d/2 हो जाता है, जिसको हम r से डिनोट करेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए दो अलग अलग अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पर मैं वान डेर वाल्स को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। और दूसरा हम देखने जा रहे हैं सहसंयोजक त्रिज्या। मान लो हमारे पास एक सहसंयोजी अणु है जो A परमाणुओं से बना हुआ है, अर्थात दो परमाणु मान लो A और A सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। तो ये एक ही अणु होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध के लिए यहाँ पर सहसंयोजक कुछ इस तरह से बनती है। ये इसका नाभिक, ये A हो जाएगा, A हो जाएगा। ये दो समान परमाणु भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट परमाणु भी हो सकते हैं। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होता है उसका आधा, यदि दूरी d है तो एटॉमिक रेडियस r हो जाता है d/2। और इसलिए हम इसको अब परिभाषित कैसे करेंगे कि एक सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। कोवेलेंट रेडियाई बोल सकते हैं इनको, कहलाता है। ये याद रखिएगा। दोनों में क्या अंतर है देख लो। यह दो डिफरेंट अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा है, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या एक ही अणु के
में उपस्थित दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा है। अब प्रश्न आता है हमारे पास कि यदि हम वान डर वाल्स रेडियस को अगर WR से शो करें और कोवेलेंट रेडियस को CR से अगर शो करते हैं, तब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, चूंकि इन दोनों के बीच दो डिफरेंट अणु हैं और इन दो डिफरेंट अणुओं के बीच जो बल काम करती है वो होता है वान डर वाल्स। दो डिफरेंट अणुओं के बीच जो बल कार्य करने वाला बल है वो वान डर वाल्स बल कहलाता है। और जबकि यहाँ पर जो बल लग रही है वो आपका सहसंयोजक बल है, सहसंयोजक बल है। और चूंकि सहसंयोजक बल स्ट्रॉन्ग होता है वान डर वाल्स से, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों पास आ जाएंगे और पास आने से दोनों नाभिकों के बीच की दूरी कम हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो छोटी होती है वान डर वाल्स त्रिज्या से। मीन्स वान डर वाल्स रेडियाई बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियाई से। हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्या कारण है कि वान डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, या इसको पलट के लिख सकता है कि कोवेलेंट रेडियस वान डर वाल्स रेडियस से छोटा होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस वान डर वाल्स रेडियस से छोटा होता है। दोनों चीज़ों को आपको समझना है। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा आपको, चूँकि कोवेलेंट रेडियस में जो रेडियाई होती है वह कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स की न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस का आधा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध बन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सहसंयोजक बंध बनने से अंतर्नाभिकीय दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। और कम हो जाता है इसलिए क्या हो जाती है, सहसंयोजक त्रिज्या WR से छोटा होता है, WR से छोटा होता है। ये तो ध्यान रखेंगे आप। ये गई दो तरह से रेडियाई। अब हम देखेंगे, हम इतना पढ़ लिए, कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसके आधार पर हम, चलो प्रश्न बाद में देखते हैं, पहले हम आयनिक रेडियाई पढ़ लेते हैं। आयनिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इसको आयनिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियाई भी बोलते हैं। अब हम देखें इसको परिभाषित करें, तो पहले जान लेते हैं कि आयन क्या चीज़ है। तो आयन शब्द से बना है, तो आयन में हम देखें आयन कब बनती है, आयन बनती है परमाणु से। और आयन की परिभाषा होती है जो चार्ज स्पेसिस होता है, चार्ज्ड स्पेसिस। चूँकि आप जानते हो परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन, मैं यहाँ पर सोडियम की बात करूँ तो चूँकि सोडियम पर 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम इसको ऐसा लिखें तो क्या कहलाएगा, ऑलरेडी चार्ज स्पेसिस हो जाएगा, चार्ज स्पेसिस। और ऐसा ही चार्ज स्पेसिस जो होते हैं उनको हम आयंस कहते हैं। आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। यहाँ पर जो इसी तरह से देखो आप, अगर Cl है, Cl को अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये भी क्या है, आपका चार्ज स्पेसिस है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारा आयन कहलाएगा। और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो केटायन या धनायन कहलाता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो एनायन या फिर ऋणायन कहलाता है। अब क्वेश्चन आती है कि
इससे हम कैस्केटायन कैसे बनता है। तो ज़रा देखो आप यहाँ पर, यदि हम क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देते हैं तब क्या हो जाती है, उस पर जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और यहाँ क्या बची, 1 और ये 0 इलेक्ट्रॉन बचा। और इसी 1 प्रोटॉन के कारण ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो हमारे पास क्या आई कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात बना हुआ भाग क्या कहलाता है, धनायन कहलाता है। मीन्स कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उसी तरह, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन आप इस पर हटाएंगे उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उतनी ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। अर्थात मान लो अगर कहीं पर Mg2+ लिखा है, इसका मतलब यहाँ से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है। अगर मान लो Mg+ लिखा है तो 1 प्लस चार्ज है, इसलिए क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, भले ये संभव नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको ऐसा लिखें, हम Al3+ लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है। उसी तरह से अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन की क्या होगी, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से क्या होती है, ये निकलना था और उसमें जुड़ने से जो भाग बनता है वो कहलाता है एनायन। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा याद होने पर दूसरा परिभाषा आप बना लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ज़रा देखो आप समझिए इसको, इस क्लोरीन पर 17 प्रोटॉन होता है और 17 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसलिए क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तब इसके पास क्या हो जाएगा, 17 प्रोटॉन हो जाएगा और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगी, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा जिसकी चार्ज प्रोटॉन द्वारा बैलेंस नहीं की जाएगी, और इसलिए वह स्पेसिस नेगेटिव चार्ज ग्रहण कर लेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गई, +C। यदि किसी परमाणु पर, जैसे ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ऑक्सीजन O2-, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन एडेड है। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का अगर हम N3 लिखते हैं 3-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन एडेड है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में कि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने अथवा इलेक्ट्रॉन जोड़ने से आयन्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने से धनायन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने से ऋणायन बनते हैं, और इस तरह से हम आयनों को परिभाषित करते हैं। अब जरा देखो आप कि आयन की स्ट्रक्चर क्या होगी। चूंकि आयन बेसिकली परमाणु से बना है, परमाणु में नाभिक होता है, बहुत सारे कक्ष होते हैं। अंतिम कक्ष को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस कक्ष बोलते हैं या संयोजकता कक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन मीन्स +E की घटना बात करें या फिर हम -E की घटना की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आउटर सेल पर ही होगा, इसी सेल पर चेंजेस आएगी, बाकी हिस्सा क्या होगी यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन क्या होगी कि यह नाभिक से अंतिम कक्ष की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी आयन
के नाभिक से अंतिम कक्ष या बाह्य कक्ष की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। और इसका भी पीरियाडिक ट्रेंड सेम होता है परमाणु त्रिज्या के समान। यहाँ पर एक लाइन में याद रखिएगा, पीरियाडिक ट्रेंड सेम एस एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई अगर आपको याद है तो आप वैसे ही ट्रेंड होगा इसकी आयनिक रेडियस की, या पीरियाडिक ट्रेंड ऑफ आयंस। पीरियाडिक ट्रेंड ऑफ आयंस क्या होते हैं? सेम होते हैं एटॉमिक रेडियाई के समान। इस तरह से हम देखते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने अथवा बाहर निकालने से आयंस बनते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो धनायन बनता है, जोड़ते हैं तो ऋणायन बनता है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उतने ही उस पर धनावेश आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उतना ही उस पर ऋणावेश आएगा। अब हम देखते हैं कि परमाणु से उसके आयन का क्या संबंध है। तो ज़रा देखते हैं हम उदाहरण से कि मान लो हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम देखो यहाँ पर होता है 11 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1 होता है। और यहाँ पर अगर हम बनाएं, ये इसकी नाभिक है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष होता है। तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर हमने सीखा है कि सोडियम प्लस मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी 2 8। मतलब इसके पास अब क्या होगी 2 ही कक्ष होगा, जिसमें पहले में क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होगी, ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। इस पर 3 कक्ष हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 कक्ष कम हो जाता है और इसलिए धनायन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। Na+ की त्रिज्या सोडियम परमाणु से छोटा हो जाएगा। तो यह बात हर धनायन पर लागू होता है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट आएगा प्रत्येक धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु से छोटा होता है। याद रखिएगा, मतलब सोडियम क्या होता है, बड़ा होता है सोडियम प्लस से। मैग्नीशियम बड़ा होता है मैग्नीशियम प्लस से। एल्युमिनियम बड़ा होता है एल्युमिनियम प्लस से। ये इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम ले सकते हैं। अब आते हैं हम एनायन की ओर। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7। आप जानते हो यहाँ पर हमको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, Cl- होगा, ये 2 8 8 हो जाएगा। और 2 8 8 होने के कारण यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो पहले क्या थी, 17 प्रोटॉन, यहाँ है 17 प्रोटॉन। 17 प्रोटॉन आउटर सेल में उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा रहा था। 7 इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित बल से उसको खींच रहा था। चूंकि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्य कक्ष पर 8 हो जाती है, और चूंकि नाभिकीय आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए पहले जितना बल लग रहा था उतनी बल अब भी लग रहा है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या कम बढ़ जाने से अब इनकी जो रिजल्टेंट या परिणामी जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है और रेडियस बढ़ जाता है। तो हमारे पास क्या आएगी आंसर के रूप में, प्रत्येक ऋणायन की त्रिज्या उसके परमाणु से बड़ी होती है। ये बात याद रखेंगे, बड़ी होती है।
अर्थात Cl छोटा होता है Cl माइनस से, O की बात करें O छोटा होता है O2 माइनस से, अगर N छोटा होता है N3 माइनस से। इस तरह से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब कुछ उदाहरण से हम इसको समझने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर के। मान लो हमको बोलता है कि क्वेश्चन के रूप में अगर ले हम मैग्नीशियम 2+ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+ में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा, और दूसरा बोल रहा है सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम देखें, चूंकि परमाणु यहाँ पर देखते हैं, परमाणु क्या होता है? बड़ा होता है उसके धन आयन से। इस आधार पर हम इसकी बात करें तो मैग्नीशियम क्या होगा? बड़ा होगा मैग्नीशियम 2+ आयन से, और उसके बाद एल्यूमिनियम बड़ा होगा एल्यूमिनियम 3+ आयन से। चूंकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें हम, ये दोनों सेम पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, थर्ड पीरियड के मेंबर में हम जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान छोटा होता है, एटॉमिक रेडियाई घटता है। इस आधार पर मैग्नीशियम बड़ा होगा एल्यूमिनियम से। तो अब अगर हम अरेंज करें उसी तरह स्ट्रेंथ इनका होता है तो क्या होगी? Mg2+ बड़ा होगा एल्यूमिनियम 3+ से। अब चारों को अरेंज करेंगे, देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? मैग्नीशियम है, उससे छोटा एल्यूमिनियम है, उससे छोटा Mg2+ है, और सबसे छोटा है एल्यूमिनियम प्लस। इस तरह से सबसे बड़ा क्या हुआ हमारा? मैग्नीशियम, सबसे छोटा हुआ एल्यूमिनियम, ये एक क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो हमको बोलता है Li+ और B2+ एंड B3+ में या उन कौन छोटा है या सबसे छोटा कौन है? तो आप देखो ये सभी भी क्या हैं? हमारे सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। सेम पीरियड कौन से? सेकंड पीरियड के। और सेकंड पीरियड हम जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट राइट चलते हैं तो आयनिक रेडियस का मान क्या होता है? घटता है। तो इस आधार पर देखें हम, लिथियम पहले है इसलिए लिथियम प्लस की साइज़ क्या होगी? अधिक होगी। बेरिलियम 2+ की साइज़ उससे, और ये क्या हो जाएगी? B3+। मतलब सबसे छोटा कौन होगा? बोरोन 3+ आयन होगा, और सबसे बड़ा होगा आपका एल्यूमिनियम 3+ आयन होगा। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये प्रश्न आता ही है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इसकी परिभाषा होता है, इनमें परमाणु भार अलग होता है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये याद रखना है अपने को। अब जैसे देखो, हमारे पास नियॉन की बात करते हैं, नियॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने भी 10 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा, वो सब के सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। यहाँ देखिए, Na+ की बात करते हैं। हम जानते हैं
यहाँ पर क्या होता है 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए यहाँ भी क्या है 10 है। Mg2+, यहाँ भी 12 होता है, देखो 11 होता है, ये 12 होता है, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1, -2 हुआ है, इसलिए यहाँ भी 10 आएगा। एल्युमिनियम 3+ की बात करें 13 होता है, -3, यहाँ भी 10 बचेगा। इधर हम देखें तो फ्लोरीन में क्या होता है 9 होता है, और इसको अगर +1 कर दें तो 10 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसकी 8 होता है, +2 कर देते हैं तो 2 माइनस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। माने ये सभी क्या है हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं, नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। उसी तरह से हम आर्गन की बात करें, आर्गन का 18 होता है। तो यहाँ हमको पता है कि क्लोरीन की बात करिए 17 होता है। अगर इस पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, मीन्स Cl- क्या हो गई, इस पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर देखें हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या होता है 16 होता है। अगर इस पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी S2- हो जाएगा, और ये भी 18 हो जाएगा। इधर देखते हैं पोटेशियम, इसका 19 होता है, और इस पर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें ये भी 18 हो जाएगा। तो ये K+, Cl- एंड S2 ये सब क्या होते हैं हमारा, क्या होंगे आर्गन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आप चाहोगे तो कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम का 20 होता है। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कैल्शियम 2+ हो जाएगा, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद अगर चाहोगे आप स्कैंडियम के लेते हो 21 कर दो, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, तो क्या हो जाएगी स्कैंडियम 3+ हो जाएगा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निकाल सकते हैं। और तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, अतः आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम देखेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ओके।